नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर। सेंटर स्टेट रिलेशंस हमारे देश का एक बहुत कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स का एक बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ ऐसा कहें हम कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में आता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करेंगे। हालांकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा गहराई में उतरना पड़ता है, तभी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। दो लोग आपस में अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो उस रिलेशनशिप में दोनों की अपनी अपनी बातें हो सकती हैं, दोनों के कहने का तरीका अलग हो सकता है। ऐसा हो सकता है एक आदमी के कहने का तरीका गलत है लेकिन उसकी बात बिल्कुल सही है, दूसरे आदमी के कहने का तरीका सही है लेकिन उसकी बात बिल्कुल गलत है। तो हम लोग केवल बात सुनकर ये डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक रहता है सेंटर स्टेट रिलेशंस का। इस टॉपिक को अगर हम बात करें जैसे सीयूईटी, क्लैट और एसएससी, बैंक पीयू जैसे टॉपिक्स में इस टॉपिक को इग्नोर भी किया जा सकता है। सिविल सर्विसेज के अंदर इस टॉपिक का ज्यादा महत्व रहता है, इंपॉर्टेंस रहता है, उन स्टूडेंट्स को ज्यादा समझने की जरूरत है क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन फिर भी अगर आप इंडिया की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा भी समझना चाहते हो तो आपको ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर एक बेसिक फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस का। तो बिल्कुल और टाइम बैकग्राउंड में ना गवाते हुए हम लोग स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आप एंजॉय करेंगे। आप बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक द सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के और एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस में संबंध क्या होते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो भारत में जो पावर्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं यूनियन गवर्नमेंट के पास। यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा ताकतें हैं और पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड विद यूनियन गवर्नमेंट अगर होती है तो इसको यूनिटरी सिस्टम बोला जाता है। लेकिन वहीं अगर पावर्स जो है वो डिवाइडेड होती हैं दोनों पार्टियों के बीच में, सेंटर और स्टेट्स में, तो उसे फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पावर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है यूनियन के पास, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के हिसाब से सारी पावर्स सेंटर को मिली हुई है तो आप उसे कहेंगे कि उस कंट्री में यूनिटरी सिस्टम है। लेकिन अगर किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि पावर्स को डिवाइड किया गया है तो ऐसे सिस्टम को हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत को हम लोग क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या कारण? भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो फेडरल है, वो तो सेंटर और स्टेट की पावर्स को डिवाइड करता है, लेकिन भारत का अगर कॉन्स्टिट्यूशन या इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि बहुत ज्यादा पावरफुल जो है वो सेंटर है। ऐसा कैसे है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो भारत एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पावर जो है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड तो है, लेकिन सेंटर जो है उसके पास ज्यादा पावर्स हैं, स्टेट से बहुत ज्यादा पावरफुल वो है। और भारत में सेंटर और स्टेट के जो रिलेशनशिप है इसको तीन पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं: लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस। लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक, और फाइनेंशियल मतलब आर्थिक तौर पर। तो आर्थिक कानून बनाने के लिए लेजिस्लेटिव और प्रशासनिक तौर पर ये तीनों तरीके से हम लोग दोनों के बीच की पावर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम भारत के संविधान के उन फीचर्स की बात करें जो सेंटर और स्टेट दोनों को पावरफुल बनाते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करते हैं तो वो कौन से हैं? पहला, भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है। भारत में सेंटर में भी चुनाव होते हैं और स्टेट्स में भी चुनाव होते हैं और सरकारें दोनों जगह बनती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरल स्ट्रक्चर का। दूसरा, भारत का जो संविधान है वो 3 टियर गवर्नमेंट की बात करता है। 3 टियर गवर्नमेंट मतलब सेंटर, स्टेट और लोकल। तो ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है कि पावर्स जो है इन तीनों के अंदर डिवाइडेड है। आपको पता है 7th शेड्यूल ये बताता है कि सेंटर के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट्स के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं।
11th शेड्यूल ये बताता है कि पंचायत के पास कौन कौन से एरियाज हैं। 12th शेड्यूल ये बताता है कि म्युनिसिपैलिटीज के पास क्या क्या एरियाज हैं। तो इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके सेंटर और स्टेट्स को सिग्रीगेट कर रखा है। तीसरा, 7th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो वहां क्लियरली मेंशन्ड है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट्स बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, डिफाइंड है हमारे शेड्यूल नंबर 7 में। और फिर हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है वो पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है। ये भी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। वरना सेंटर स्टेट का झगड़ा हो और अगर जुडिशरी कमिटेड हो और वो सेंटर के अंडर हो तो वो हर बार सेंटर को जितवाएगी, फैसले जजमेंट जो है सेंटर के फेवर में करेगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो जुडिशरी है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, जो फेडरल स्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। और फिर हमारे पास बाई कैमरलिज्म है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। जहां लोकसभा के इलेक्शंस डायरेक्ट होते हैं वहीं राज्यसभा के इलेक्शंस जो है वो इनडायरेक्ट होते हैं। और वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन केवल और केवल स्टेट्स का होता है। तो इसका मतलब हमारी स्टेट्स जो हैं उनको एक तरह से एक पूरा हाउस दे रखा है, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के टर्म्स में। तो राज्यसभा के सारे मेंबर्स जो हैं वो स्टेट्स के एमएलएस द्वारा भेजे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर भी पार्लियामेंट के अंदर भी राज्यसभा को एक इक्वल फुटिंग पे रखा गया है। और इस वजह से भी हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये बताते हैं कि भारत फेडरल स्ट्रक्चर है और सेंटर और स्टेट्स की पावर्स बहुत अच्छे से डिफाइंड है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं, जिससे ये पता लगता है कि भारत में फेडरलिज्म शायद सिर्फ नाम का है, असली में फेडरलिज्म है ही नहीं। असली में तो यूनिटरी सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ताकतवर है। कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो ये बताते हैं कि हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। पहला, सेंटर की जो सब्जेक्ट लिस्ट है शेड्यूल 7 में, यूनियन लिस्ट जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा लंबी है। वो स्टेट लिस्ट के मुकाबले बहुत लंबी है। सेंटर की लिस्ट में 100 से भी ज्यादा आइटम्स हैं, स्टेट की लिस्ट में 70 के आसपास आइटम्स हैं। तो ऑब्वियसली सेंटर की जो लिस्ट है वो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा बड़ी है। इनफैक्ट सेंटर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी उसको एज मिलता है। जो तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट की उसके अंदर भी सेंटर को ज्यादा पावर्स है। और कोई अगर मैटर, कोई अगर सब्जेक्ट तीनों लिस्ट में नहीं आता तो उसको रेजिड्यूरी बोलते हैं। रेजिड्यूरी के ऊपर भी सेंटर का ही कंट्रोल है। तो इसका मतलब अगर आप लिस्ट की बात करेंगे, शेड्यूल 7 की बात करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। ऑल्दो सेंटर और स्टेट्स के बीच में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है बट सेंटर को सब्जेक्ट ज्यादा दे रखे हैं। दूसरा, पार्लियामेंट कैन चेंज द बाउंड्रीज एंड एरियाज ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट को काट कर छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, या फिर उसके एरियाज की बाउंड्रीज को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। वो किसी एरिया की ज्योग्राफी को, किसी स्टेट की ज्योग्राफी को बगैर किसी से पूछे वो उसको चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट आंध्र प्रदेश को काट कर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिवाइड कर सकती है। ये पार्लियामेंट के हाथ में है। अरे जब आप स्टेट के फेडरलिज्म की बात कर रहे हो, स्टेट की बाउंड्री ही जब आपके हाथ में नहीं है तो फेडरलिज्म किस बात का। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है एज फार एज द बाउंड्रीज एंड ज्योग्राफी ऑफ द स्टेट्स आर कंसर्न। तीसरा है, मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट के अप्रूवल से ही अमेंड हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादा बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें केवल पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, स्टेट से आपको पूछना ही नहीं है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन ही बदला जा सकता है सेंटर के द्वारा। तो इसका भी मतलब यही निकलता है कि हमारा जो सेंटर है वो ज्यादा ताकतवर है। फिर है सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल। पूरे भारत के नागरिकों को एक की सिटीजनशिप दी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई नागरिक किसी स्टेट का भी नागरिक और सेंटर का भी नागरिक है। जब सिटीजनशिप एक है तो इसका मतलब वो व्यक्ति भारत का नागरिक है, किसी स्टेट का नागरिक नहीं है। तो स्टेट्स की पावर यहां पर भी कम हो जाती है। फिर उसके बाद अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा जो है दोनों हाउसेस पार्लियामेंट में है, पावर बराबर है। कैसे बराबर है? लोकसभा में 550 सीटें हैं और राज्यसभा में लगभग 250 सीटें हैं।
तो इस लिहाज से राज्यसभा की पावर तो लोकसभा से आधी भी नहीं हुई। तो राज्यसभा देखने में लोकसभा और राज्यसभा का नाम अपर हाउस है, लेकिन राज्यसभा में नंबर ऑफ सीट्स तो लोअर हाउस से भी कम है। तो आप कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा बराबरी पर है, पर राज्यसभा के नंबर्स के मामले में बहुत कम है। और दूसरी बात, राज्यसभा के अंदर जो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से मिला हुआ है। तो किसी स्टेट की अगर पॉपुलेशन कम है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी कम है। तो इस लिहाज से भी स्टेट्स की पावर जो है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर देश में इमरजेंसी लग जाता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है और यूनिटरी स्ट्रक्चर रह जाता है। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये तीनों पोस्ट्स के ऊपर जो लोग हैं उनको सिलेक्शन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और बाद में इनको स्टेट्स में डिप्लॉय कर दिया जाता है। इनको क्या किया जाता है, स्टेट्स में डिप्लॉय कर दिया जाता है। और स्टेट्स के जितने भी हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो सारे आईएएस ही होते हैं। यानी स्टेट के अंदर, स्टेट मशीनरी के अंदर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेपुटेशन पे होते हैं। और एक बात और, जो किसी स्टेट के अंदर सबसे ऊंचे आईएएस अधिकारी होते हैं 2/3 से ज्यादा वो उस स्टेट की बजाय दूसरी स्टेट्स के होते हैं। तो यानी कि टॉप लेवल के ऊपर किसी स्टेट के ऊपर कब्जा जो है वो पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इसका मतलब स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स चाहे एक तरफ है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली कौन ताकतवर है, इट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द स्टेट, बाय द सेंटर। सेंटर ही गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट करता है हमारे देश में, स्टेट्स का के जो गवर्नर्स होते हैं। और गवर्नर जो है वो सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव हेड होता है किसी ना किसी स्टेट का। वो किसी भी मामले में अड़ंगा डाल सकता है, वो किसी भी बिल के ऊपर वीटो लगा सकता है। तो ऐसे के अंदर चाहे चीफ मिनिस्टर एक इलेक्टेड बॉडी है लेकिन फिर भी गवर्नर जो है उसको तंग कर सकता है। तो ये भी एक फीचर ऐसा है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है और यूनिटरी सिस्टम की का एक फीचर प्रोवाइड करता है। फिर गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स असेंट। कोई लेना देना नहीं है सेंटर का, लेकिन फिर भी स्टेट के बिल के ऊपर गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट की मोहर लगवाने के लिए बोल सकता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो तो काम ही प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करता है। तो ऐसे में अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार किसी एरिया में काम कर रही है तो ऐसे में उनके लिए बिल पास करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी रिसेंटली गवर्नर ऑफ तमिलनाडु और चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु दोनों के बीच में इसी चीज का झगड़ा चल रहा है और मामला जो है कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उनको गवर्नर से पूछना पड़ा कि भाई ये जो बिल आपने प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा है इसमें ऐसा क्या था कि आपको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए इसको भेजना पड़ा, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी। तो इस तरह के मामले भारत में बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो आप जो है स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के अंदर अड़ंगा डाल सकते हो। तो ये एक ऐसा प्रोविजन है जो यूनियन गवर्नमेंट को, यूनियन लिस्ट को, यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। फिर उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे इलेक्शन कमीशन है या जैसे सीएजी है। ये कौन अपॉइंट करता है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन। और स्टेट्स के खातों की ऑडिटिंग कौन करता है, सीएजी। तो यानी ये दोनों पोजीशंस कौन रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है, लेकिन ये कंट्रोल किसको करते हैं, ये कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट्स को भी करते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर्स और ऐसे बहुत सारे और सारे फीचर्स हैं जो ये बताते हैं कि ऑल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है लेकिन असल में इसके ज्यादातर फीचर्स ये बताते हैं कि ये यूनिटरी सिस्टम भी है। तो इसीलिए हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कि भाई दोस्ती कर लो आपस में, सेंटर और स्टेट आपस में दोस्ती कर लो, कोऑपरेट करो। यही फेडरलिज्म है, तभी फेडरलिज्म को बढ़िया किया जा सकता है। हम लोगों ने फेडरलिज्म तो रखा ताकि देश के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट किया जा सके, जो डिफरेंशिएशन
है एथनिसिटी का, डाइवर्सिटी का, लैंग्वेज का, कल्चर का, उस डिफरेंसेस को हम लोग मेंटेन कर सके और सब लोग अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी सके। आप अगर अमेरिका में जाएंगे तो न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया लगभग 6000 किलोमीटर है, और न्यूयॉर्क में भी इंग्लिश बोली जाती है और कैलिफोर्निया में भी इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी लगभग 3000 किलोमीटर है, 3000 या 2900, 3000 के आसपास किलोमीटर है। लेकिन इस 3200 किलोमीटर के जो लाइन है, इसमें हर 100-200 किलोमीटर के बाद भाषा चेंज हो जाती है, और जम्मू कश्मीर की भाषा और साउथ में बिल्कुल तमिलनाडु की भाषा आपस में कोई मेल ही नहीं है, दोनों के ओरिजिन ही बिल्कुल अलग अलग है। तो भारत की इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए स्टेट्स का रहना तो जरूरी है, लेकिन भारत की डाइवर्सिटी कहीं ऐसा ना करे कि भारत को तोड़ दे, इसलिए सेंटर का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, फेडरलिज्म भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और यूनिटरी स्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। ना तो इसको छोड़ा जा सकता है और ना इसको छोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए हमारे देश में क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रहेगा। नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिल सके। प्लानिंग कमीशन का हिसाब किताब अलग था, लेकिन नीति आयोग जो है वो इस तरीके से काम करता है कि स्टेट्स की जो बात है उसको भी सामने रखा जा सके। फिर उसके बाद भारत में इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल और जीएसटी काउंसिल जैसे कुछ इंपॉर्टेंट काउंसिल्स और बॉडीज बनी हुई हैं, जो सेंटर स्टेट्स के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। फिर उसके बाद आयुष्मान भारत और डिजिटल इंडिया जैसी कुछ स्कीम्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती अगर स्टेट्स जो हैं उनमें हेल्प ना करें, उनमें सपोर्ट ना करें। तो ये कुछ प्रोविजंस है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ इशारा करते हैं। हमने बात करी इंटर स्टेट काउंसिल की। हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि आर्टिकल 263 के तहत भारत में इंटर स्टेट काउंसिल होगा, जो क्या करेगा, जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, सेंटर स्टेट्स के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, रिकमेंडेशंस देगा और कोऑर्डिनेशन को बेटर करने में हेल्प करेगा। तो हमारे देश में इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो आर्टिकल 263 में ऑलरेडी दे रखा है कि हमारे देश में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है सेंटर स्टेट्स के रिलेशन के अंदर, तो उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। अगर हम अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमारे देश के अंदर सेंटर स्टेट्स के अंदर 3 तरह के रिलेशंस हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। तो सबसे पहले तरह के कौन से हैं? लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 से 254 के बीच में आते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं आर्टिकल 249 के तहत कि पार्लियामेंट कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकता है। यानी अगर राज्यसभा वगैरह कह दे या और कोई प्रोविजन हो, तो पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकता है। ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है एज फार एज कॉन्करेंट लिस्ट, और ये भी कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो रेजिड्यूरी लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है। तो ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव रिलेशंस की अगर हम बात करें, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की, तो ये आर्टिकल 256 से 263 के बीच में आते हैं। आर्टिकल 263 अपने आप में इंटर स्टेट काउंसिल है, जो हमने अभी पढ़ा। तो इन आर्टिकल्स के अंदर क्या कहा जाता है कि सेंटर जो है वो स्टेट्स को कोई भी लॉ जो सेंटर ने बनाया है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स कर सकता है। सेंटर ने अगर कोई कानून बनाया तो वो स्टेट्स को फोर्स कर सकता है कि इस कानून को आपको इंप्लीमेंट करना होगा, और अगर वो कानून को इंप्लीमेंट नहीं करता तो आर्टिकल 365 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो कोई ना कोई एक्शन ले सकता है स्टेट के खिलाफ कि उसने सेंटर की डायरेक्शंस की अवहेलना करी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में भी थोड़ा सा एज हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। फाइनेंशियल रिलेशंस आर्टिकल 268 से 293 के बीच में आते हैं। क्या है? टैक्स रेवेन्यूज और ग्रांट्स इन एड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सेंटर और स्टेट्स के बीच में पैसे का बंटवारा कैसे होगा। तो इसलिए दो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज है हमारे यहाँ। पहली है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा इकट्ठा हुआ,
इनकम टैक्स से, कॉरपोरेशन टैक्स से, जीएसटी से या और बहुत सारे सोर्सेस से ये जो पैसा है ये स्टेट्स को कितना मिलेगा, किस बेसिस पर मिलेगा, किस स्टेट को कितना मिलेगा और वो इस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकती है, ये काम किसका है, फाइनेंस कमीशन का। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर जीएसटी जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और जीएसटी काउंसिल भी बनी हुई है। जीएसटी काउंसिल अगर कोई रेट्स में चेंजेस करने होते हैं, जीएसटी के रेट्स में अगर चेंजेस करने हैं, किसी रेट को बढ़ाना या कम करना है, तो वो जीएसटी काउंसिल की सहमति के बिना नहीं हो सकता। जीएसटी काउंसिल के अंदर 67% अराउंड 2/3 मेजोरिटी जो है वो स्टेट्स की है और जीएसटी काउंसिल के अंदर किसी टैक्स के रिवीजन के लिए कम से कम 75% वोटिंग होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब बगैर सेंटर और स्टेट की सहमति के भारत में किसी भी प्रकार का जो जीएसटी का टैक्स है उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो ये फाइनेंशियल रिलेशंस हैं भारत में सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है आर्टिकल 245 से लेकर 293 के बीच में, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। अगर हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर। गवर्नर जो है अपनी मर्जी से किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देता है, या गवर्नर जो है वो डे टू डे फंक्शनिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के अड़ंगा डालता है। ये अड़ंगा तब ज्यादा डलता है जब केंद्र में सरकार किसी और पार्टी की और स्टेट में सरकार किसी और पार्टी की हो। हमारे देश में इस समय जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बहुत बड़ी समस्या है, तो दोनों की बनती नहीं है। ऐसे ही तमिलनाडु के अंदर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और लोकल लेवल पर दूसरी पार्टी की, एक साउथ इंडियन पार्टी की सरकार है, डीएमके की सरकार है, तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम चल रही है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में। तो इस तरह के इश्यूज जो है वो चलते रहते हैं। फिर आता है एक बहुत बड़ा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का, धारा 356, आर्टिकल 356। अगले वीडियो में हम लोग आर्टिकल 356 को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये होता है प्रेसिडेंट रूल, यानी किसी स्टेट के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं चल रही हो तो वहां का गवर्नर प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकता है और वहां पर धारा 356 लगाई जा सकती है। तो धारा 356 जो है भारत देश के अंदर आज तक 100 से ज्यादा बार लगाई जा चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोविजन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है और ये प्रोविजन गवर्नर यूज करता है लोकल सरकार को गिराने के लिए। तो कई बार इस प्रोविजन का मिसयूज भी हो जाता है और एक सरकार जिसके पास मेजॉरिटी है, काम कर रही है, लेकिन फिर भी गवर्नर ऐसी सरकार को हटवा सकता है। फिर आता है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ स्टेट्स ऑन द सेंटर। बहुत बार फाइनेंशियल डिपेंडेंसी स्टेट्स की जो है वो सेंटर पे ज्यादा शो होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज की बात करेंगे तो सेंटर के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं स्टेट्स के मुकाबले। सेंटर के पास आधा जीएसटी आता है, पूरा का पूरा इनकम टैक्स आता है, पूरा का पूरा कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, एज कंपेयर टू दैट स्टेट्स के पास रिसोर्सेज बहुत कम है। फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि सेंटर जो है वो स्टेट के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी एनक्रोचमेंट करता है थ्रू वेरियस मीन्स, वो भी कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा इशू है। और सबसे बड़े इश्यूज में आता है रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एंड इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। दो स्टेट्स के बीच में पानी को लेकर जो झगड़ा होता है उसके अंदर भी सेंटर की पावर ज्यादा होती है और स्टेट्स की पावर जो है वो कम होती है। और ऐसा हो सकता है कि सेंटर किसी एक स्टेट को ज्यादा फेवर करे और दूसरी स्टेट को फेवर ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये सेंटर स्टेट्स के बीच में हमारे को देखने को मिलते हैं। तो अगर हम आजाद भारत की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से लेकर आज तक बहुत सारी कमिटीज ऐसी बनी जो सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही थी। जैसे एक कमिटी सबसे पहली कमिटीज में बनी थी, सीतालवाद स्टडी टीम रिकमेंडेशंस। इन्होंने ये कहा था कि सेंटर की पावर को ज्यादा होना चाहिए ताकि देश में यूनिटी बनी रहे, और इन्होंने ये भी कहा था कि सेंटर स्टेट के कोऑपरेशन के लिए क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि सेंटर कब स्टेट्स की
की जो एरिया है उसमें इंटरफेयर कर सकता है, और ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। तो इन्होंने सितालवाद स्टडीज कमीशन ने कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस दी थी। फिर हमारे देश में 2 बार ARC 1 और ARC 2 बना है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की 2 रिपोर्ट्स आई हैं। पहली रिपोर्ट की बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली सारी रिकमेंडेशंस को बहुत गहराई में पढ़ने की जरूरत है, लेकिन बाकी एग्जाम्स के लिए आप एक ओवरव्यू ले सकते हो। और ओवरव्यू ये है कि ARC 1 जो 1966 से 1970 के बीच में जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, उन्होंने ये कहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा सा ज्यादा करो और रीवैल्यूएशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस को करने की जरूरत है। मतलब कि ये देखने की जरूरत है कि गवर्नर कैसे काम कर रहा है, ये देखने की जरूरत है कि धारा 356 कब लगाई जा रही है। तो वो इस चीज को जो है वो चाहते थे इस पे फोकस किया जाए। ARC 2 जो है 2005 से 2009 के बीच में, उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के ऊपर फोकस किया। ये दोनों कमिटीज जैसे ARC 1 और ARC 2 ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी। तो ARC 1 जब बनाई गई तो हमारे देश में एक सरकार है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि जब बात हो रही है सेंटर स्टेट रिलेशन की, तो जो कमिटी बनेगी वो सिर्फ सेंटर वाले कैसे बना सकते हैं? कमिटी तो अगर सेंटर बना सकते तो हम भी बना सकते हैं। तो तमिलनाडु ने ARC 1 के विरोध के अंदर अपनी एक कमिटी बनाई जिसका नाम था PV राजा मन्नार कमेटी। PV राजा मन्नार कमेटी क्योंकि एक स्टेट के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए उसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो स्टेट्स के फेवर में ज्यादा थी। और उसने ये कहा था कि सेंटर की पावर को कम किया जाना चाहिए, और उसने ये भी बात कही थी कि प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर देना चाहिए। आज के टाइम में प्लानिंग कमीशन ऑलरेडी एबॉलिश हो चुका है, लेकिन उस टाइम पर प्लानिंग कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हुआ करती थी। 1983 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी आई, सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था धारा 356 के यूज को कम कर देना चाहिए, और इंटर स्टेट काउंसिल जो आर्टिकल 263 में गिवन है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए सेंटर स्टेट के रिलेशंस को लेकर। और उन्होंने बैलेंस्ड फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के बारे में भी बात की कि जो फाइनेंसेस हैं उनको बढ़िया तरीके से डिवॉल्व करने की जरूरत है, ताकि स्टेट्स को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना होना पड़े सेंटर के ऊपर। एक और कमिटी सन 2007 के अंदर जिसकी रिकमेंडेशन आई थी वो थी MM पुंछी कमीशन। MM पुंछी साहब ने क्या कहा था कि गवर्नर को थोड़ा सा इम्पार्शियली एक्ट करना चाहिए, उसे ये देखना चाहिए कि वो एक ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसे ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए, उसे बिना मतलब के सामने वाली पार्टी की सरकार के काम में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ है और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट रूल यानी धारा 356 आपने जब भी लगानी है तो बहुत सोच समझ के लगानी चाहिए। धारा 356 का जो यूज है उसको बहुत ज्यादा लिमिट करने की जरूरत है, और उन्होंने इंटर स्टेट काउंसिल को भी स्ट्रेंथन करने के लिए बात कही है। आज के समय में अगर मैं आपको बताऊं, आज के समय में धारा 356 लगाना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं है। किसी जमाने में ये बहुत आसान हुआ करता था। धारा 356 के ऊपर हम डिटेल में चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट आता है जोनल काउंसिल्स। तो ये भी हमारे देश में एक इनोवेशन है जोनल काउंसिल्स का, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 में बना था, जिसके तहत भारत में स्टेट्स को डिवाइड किया गया था लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर। उस टाइम पर उन्होंने जोनल काउंसिल को बनाने की बात की थी, और ये कहा था कि 5 जोनल काउंसिल्स होने चाहिए पूरे भारत के अंदर, जो हेल्प करेंगे रीजनल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट में। नॉर्थ की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिलकर एक जोनल काउंसिल, वेस्ट की एक, ईस्ट की एक। तो इस तरीके से भारत में 5 जोनल काउंसिल्स होने चाहिए। हर जोनल काउंसिल के अंदर प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग होने चाहिए, और वहां पे उस एरिया के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग होने चाहिए, और मिलकर वो जो है उस जोन को डेवलप करने में पॉलिसीज बनानी चाहिए उन लोगों को। तो ऐसे हैं जोनल काउंसिल्स। तो जोनल काउंसिल्स भी हमारे देश में एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सेंटर स्टेट के रिलेशंस जो हैं उसको एक डेफिनेट फ्रेमवर्क मिलता है, जिससे यूनिटी भी इंश्योर होती है और फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर स्टेट्स को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी भी मिलती है, थोड़ी बहुत आजादी भी मिलती है। भाई जहां झगड़े ज्यादा चल रहे हो वहां क्लबिंग का सिस्टम भी ज्यादा होना चाहिए। आपस में मिल बैठकर बांटने से, दुख बांटने से, सुख बांटने से
बढ़ता है और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। चार दोस्त शाम को बैठे आपस में डिस्कशन करें तो अगर दो दोस्त उनमें से आपस में खटपट भी चल रही है तो धीरे धीरे उनके बीच में भी जो तालमेल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल में लगभग कुछ ऐसे ही प्रोविजंस होते हैं ताकि जो स्टेट्स और सेंटर है उनके बीच में जो दोस्ती है वो बढ़ सके। तो इस तरीके से जोनल काउंसिल्स जो है वो ऑपरेट करती हैं। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें आज के टॉपिक की तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत है मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दीज एस्पेक्ट्स टुगेदर डिफाइन द फ्रेमवर्क ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है सेंटर स्टेट रिलेशंस को, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यूनिटी भी बनी रहे और ऑटोनॉमी भी बनी रहे फेडरल स्ट्रक्चर में। हम लोगों के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव हैं जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं। पहला ये कि भारत की यूनिटी बरकरार रहे, भारत एक देश एक राष्ट्र बन के रहे, और दूसरा ये कि भारत अगर एक राष्ट्र बन के भी है तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एरिया अपने आप को इम्पोज करे दूसरे एरिया के ऊपर, और सबकी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज भी निकल कर आनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स का। तो मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।